हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हनुमान पर विवाद जारी। अब अनुप्रिया बोली सीएम को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। हनुमान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दलित वाले बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिए जाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व एनडीए के साथ सीटों को लेकर चर्चा होगी। यह चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। गरौठा में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेने जा रही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को उरई में कुछ समय बिताया। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से कहा कि केंद्र की सरकार लाभकारी योजनाओं को संचालित कर रही है। स्वच्छता मिशन के तहत हर घर को स्वच्छ बनाने का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत बेहतर हुई हैं। गरीबों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पूर्व आपसी तालमेल से सीटें तय होंगी। तय शर्तों पर एनडीए खरा उतरती है तो अपना दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय का लोगों को स्वागत करना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा, राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को फायदा से ज्यादा नुकसान हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश लाने के बारे में विचार नहीं कर रही है। विजयवर्गीय ने हालांकि यह भी कहा कि बीजेपी ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर सकती है क्योंकि किसी और में ऐसा करने का दम नहीं है। विजयवर्गीय ने कहा, मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है क्योंकि विपक्ष इस मसले का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को डराने और वोटों के ध्रुवीकरण के लिए कर रहा है। हम अदालत से एक बार फिर इस मसले पर फैसला सुनाने की अपील करेंगे। जब तक मामला अदालत में है, हमें जल्दबाजी न करते हुए उसे फैसले के लिए उचित समय देना चाहिए। विजयवर्गीय ने कहा, अगर लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती रही तो सरकार को इस पर फैसला लेना होगा, लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवसेना की ओर से अध्यादेश लाने की बढ़ती मांग पर विजयवर्गीय ने फिर दोहराया कि उन्हें जल्द फैसले की अपील लेकर अदालत के पास जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया कि बीजेपी चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में जुटी है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को बीजेपी ने नहीं बल्कि संतों और दूसरे संगठनों ने उठाया है। पार्टी कभी राम मुद्दे को लेकर चुनाव में नहीं उतरी। हमारा एजेंडा हमेशा सबका साथ सबका विकास रहा है। अयोध्या में क्यों यूनिवर्सिटी बनाई जाए, राम मंदिर पर बहस के बीच मनीष सिसोदिया का बयान। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर इन दिनों कई संगठन आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे वक्त में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस विवाद के समाधान के लिए मंदिर की जगह विश्वविद्यालय का निर्माण कराने का सुझाव दिया है। दशकों पुराना राम मंदिर का मुद्दा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर गूंजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि वह इस मामले की सुनवाई जनवरी में करेगा, लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद समेत कई दक्षिणपंथी समूह विशेष आदेश के जरिए अयोध्या मामले में फैसला चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एनडीटीवी से कहा, हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों समुदायों से पूछा जाए कि यदि वे तैयार हो तो वहां यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए। वहां भारतीय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई लोगों के बच्चे ही नहीं, विदेशों के बच्चे भी आकर साथ साथ पढ़ सकेंगे। राम राज्य किसी मंदिर के बजाय शिक्षा के जरिए लाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एनडीटीवी के कार्यक्रम हम लोग में केंद्र की सियासत से लेकर दिल्ली की शिक्षा और सरकार पर अपनी बात रखी। सिसोदिया से जब पूछा गया, अगर लगातार केस होंगे तो काम कैसे कर पाएंगे, इस पर उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने सारी एजेंसी को हमारे पीछे लगा रखा है। विजय माल्या भाग गया लेकिन पुलिस मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ी है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली ही नहीं देश की सेहत के लिए हानिकारक है। सिसोदिया ने किसी भी तरह के महागठबंधन में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि पूरे देश में 2014 की तरह चुनाव नहीं लड़ेंगे। देश भर में कुछ सीटें हैं जिस पर पार्टी की नज़र है, सिर्फ वही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना प्रयोग था।
राफेल डील को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। जब उनसे पूछा गया कि आशुतोष ने कहा कि उन्हें नाम के आगे गुप्ता लगाने को कहा गया, इस पर उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नहीं लगाना था तो जिसने उनसे कहा उसको साफ मना कर देते। उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया कि पार्टी में टिकट देने में किसी भी जाति का ख्याल रखा जाता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर पिछली सरकारों के दौर में काम होता तो ये हालत नहीं रहती। शिक्षा का बुरा हाल था जिसे सुधारा जा रहा है। उन्होंने छात्रों के तनाव को खत्म करने के लिए दिल्ली के स्कूलों में शुरू किए गए हैप्पीनेस करिकुलम को काफ़ी उपयोगी बताया, लेकिन इस मुहिम के उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे को मंजूरी नहीं देने पर सवाल उठाए। आयकर ने पहले ही कर दिया था नीरव मेहुल के फर्जीवाड़े का खुलासा, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत छोड़ने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक महत्वपूर्ण आयकर जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नीरव मोदी के भारत छोड़ने से पहले आयकर विभाग ने एक रिपोर्ट साझा की थी। इस रिपोर्ट में नीरव मोदी द्वारा फर्जी खरीद, स्टॉक को बढ़ाकर पेश करना, रिश्तेदारों को संदिग्ध भुगतान और संदिग्ध ऋण को लेकर नीरव के फर्जीवाड़े के बारे में चेताया गया था। ये चेतावनी एजेंसी ने नीरव मोदी के पीएनबी घोटाले से 8 महीने पहले दी थी। बड़ी बात यह है कि ये महत्वपूर्ण आयकर जांच रिपोर्ट को किसी दूसरी जांच एजेंसी के साथ साझा नहीं किया गया। आयकर विभाग ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर 10,000 पन्नों की आयकर जांच रिपोर्ट को 8 जून 2017 में अंतिम रूप दे दिया था। पर इस रिपोर्ट को अन्य दूसरी जांच एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय सीबीआई, ईडी, डीआरआई के साथ फरवरी 2018 तक साझा नहीं किया गया, जब तक कि पीएनबी घोटाला सार्वजनिक नहीं हो गया। सूत्रों ने कहा कि फरवरी 2018 से पहले कर विभाग ने क्षेत्रीय आर्थिक खुफिया परिषद के साथ भी इस रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया। REIC विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने के लिए एक तंत्र है। बता दें कि नीरव और चौकसी और उनकी 3 साझेदारी फर्म डायमंड, RUS, सोलर निर्यात और तारकीय डायमंड्स पर पीएनबी से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। दोनों ने जनवरी 2018 के पहले हफ्ते यानी घोटाले का खुलासा होने से कुछ हफ्ते पहले भारत छोड़ दिया था। गौरतलब है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर नीरव भारत नहीं आ सकता क्योंकि उसे यहाँ पर भीड़ हिंसा का शिकार होने का डर सता रहा है और उसकी तुलना रावण से की जा रही है। ये दलील शनिवार को विशेष कोर्ट के सामने पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपए घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव के वकील ने पेश की। उनके दावे को खारिज करते हुए ईडी ने कहा कि यदि उसे अपनी जान को खतरा महसूस हो रहा है तो उसे पुलिस शिकायत दर्ज करानी चाहिए। नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल PMLA कोर्ट के जज MS आजमी के सामने पेश हुए। उन्होंने ईडी की ओर से भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा करार देने के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कारोबारी ने ईमेल के जरिए जांच एजेंसी के सवालों का जवाब दे दिया है। उन्होंने सुरक्षा खतरों के चलते भारत लौटने में असमर्थता जताई। अग्रवाल ने कहा कि ईडी नीरव को इस आधार पर भगोड़ा घोषित करवाना चाहता है कि उन्होंने 1 जनवरी 2018 को संदिग्ध परिस्थितियों में देश छोड़ा था, जबकि हकीकत यह है कि उस वक्त उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। नीरव जब देश से गए तब उन पर कोई NPA नहीं था। कोर्ट में दावा, अडानी को जमीन देने के लिए झारखंड सरकार ने तोड़े नियम, मर्जी के खिलाफ खेतिहर जमीनों का अधिग्रहण। झारखंड सरकार पर गरीब आदिवासियों की जमीन बलपूर्वक उद्योगपति अडानी के हवाले करने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक झारखंड की सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए गोड्डा जिले के माली और इसके आसपास के गांवों की खेती योग्य भूमि अडानी समूह की कंपनी को दे डाली। इस दौरान संशोधित भूमि अधिग्रहण कानून का बड़े स्तर पर उल्लंघन किया गया। 2016 से शुरू हुआ यह मामला आज की तारीख में ज्वलंत हो चुका है। इस केस को लेकर मई 2016 में प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा आदिवासियों से संबंधित कानून में संशोधन भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अडानी ग्रुप ने जिन जमीनों का अधिग्रहण किया है वे सभी आदिवासी बहुल गाँवों की हैं। गाँव वाले आज भी अपनी खोई हुई खेतिहर जमीन को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इंडिया स्पैंड समेत तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में प्रशासनिक मिलीभगत के जरिए ग्रामीणों की जमीन हथियाने की बात कही गई है। बिजनेस स्टैंड ने इंडिया स्पैंड के हवाले से गांव के किसानों की पूरी दास्तान अपनी रिपोर्ट में बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक माले गांव के किसानों का कहना है कि पुलिस बल के साथ कंपनी के लोग अपनी साजो सामान के साथ गांव में दाखिल हुए और खेतों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान उनके विरोध को पुलिस ने बलपूर्वक दबा डाला। संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले किसानों ने बताया कि अधिग्रहण के वक्त गांव में एक आदमी पर तकरीबन 10-10 पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस दौरान फर्जी तरीके से उनकी सहमति के बगैर खेतों पर कब्जा जमाया गया। जब गांव में कंपनी के कर्मचारी कटीले तारों से अधिग्रहित जमीन को घेर रहे थे, तब उन्होंने जिला के एसपी और जिला अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन इस दौरान एसपी ने स्थानीय थाना से संपर्क करने के लिए कहा, जबकि स्थानीय पुलिस जमीन खाली कराने में पहले से जुटी हुई थी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन के बदले आर्थिक मुआवजा जिला कार्यालय में रखा हुआ है और प्रभावित किसान वहां से अपना हिस्सा ले सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के दौरान ग्रामीण औरतों ने रोते हुए कंपनी के अधिकारियों के पैर तक पकड़ लिए, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक हटा दिया। इस दौरान एक शख्स ने पूरा वाकया अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड भी कर लिया था, लेकिन पुलिस ने सारे फुटेज उसके मोबाइल से डिलीट करा दिए। गांव वालों का आरोप है कि उनके दर्द को कोई नहीं महसूस कर रहा है। कंपनी के कर्मचारियों ने उनकी खड़ी फसलें तबाह कर दी, जबकि उन्होंने कई महीनों तक दिन रात मेहनत करके उसे सींचा और बोया था। फसल उजड़ जाने से वह दाने दाने के मोहताज हैं। 31 अगस्त 2018 को जमीन को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं। गांव वालों का कहना है कि वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि यहां पैसे की बात नहीं है बल्कि जमीन की है और जमीन ही उनके लिए सब कुछ है। मामले का इतिहास। अडानी समूह के साथ माली और इससे जुड़े प्रभावित गांवों की लड़ाई 2016 से शुरू होती है। राजधानी रांची से करीब 380 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में अडानी समूह की अडानी पावर लिमिटेड ने करीब 2000 एकड़ जमीन पर कोल फायर प्लांट लगाने का फैसला किया। भारत के धाकड़ उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी की कंपनी ने इस बाबत जमीन की मांग झारखंड सरकार के सामने रखी। अडानी इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आयात किए हुए कोयले से 1600 मेगावाट का विद्युत प्लांट लगाने का मसौदा प्रदेश सरकार को भेजा, जिसे हरी झंडी दे दी गई। अडानी की कंपनी का लक्ष्य इस प्लांट से 2022 तक विद्युत का उत्पादन शुरू कर देना है। यहां से पैदा हुई सारी बिजली बांग्लादेश को बेची जाएगी। गौरतलब है कि अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के दौरे के दौरान बिजली बेचने का मसौदा तैयार हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश गए उद्योगपतियों में गौतम अडानी भी शामिल थे। जमीन अधिग्रहण में नियमों की अनदेखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासी बहुल माली समेत मोतिया, नायबाद और गंगटा गांव की जमीनों का अधिग्रहण नियमों की ताक पर रखकर किया गया। सितंबर 2013 में संसद से पास नए जमीन अधिग्रहण कानून राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एजुकेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट का यह पूरा उल्लंघन किया गया। दरअसल नंदीग्राम और कलिंग नगर समेत देश के तमाम हिस्सों में जमीन अधिग्रहण के दौरान हुए खूनी विद्रोह को देखते हुए पुराने ब्रिटिश काल से चले आ रहे विवादित कानून भूमि अधिग्रहण कानून को खत्म कर दिया गया था। संशोधित नए कानून में गांव की बहुसंख्यक आबादी की रजामंदी सुनिश्चित की गई, लेकिन आरोपों के मुताबिक अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया ही गलत तरीके से हुई। जो किसान जमीन अधिग्रहण के खिलाफ थे उन्हें संज्ञान में ही नहीं रखा गया, जबकि इक्का दुक्का लोगों की रजामंदी को दिखाकर पूरी प्रक्रिया को वैध ठहराने की कोशिश की गई। इंडिया स्पैंड का कहना है कि उसने इस संदर्भ में जिलाधिकारी किरण पासी से जब सवाल पूछे तो उन्होंने अधिग्रहण के लिए किसानों की रजामंदी होने की बात कही, लेकिन पड़ताल वाले बाकी सवालों के लिए उन्होंने लिखकर भेजने की बात कही, मगर उन्होंने एक भी पड़ताल भरे सवालों के जवाब नहीं दिए। जमीन गंवाने वाले आदिवासी और दलित किसानों समेत प्रभावित ग्राम सभाओं ने बाकायदा सभी सरकारी विभागों को चिट्ठी लिखी, यहां तक कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से भी पत्र लिखकर गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या पर गौर नहीं फरमाया, जबकि राज्यपाल के पास आदिवासी समुदाय से जुड़े मामलों में दखल देने का विशेषाधिकार प्राप्त है। अडानी का बिजनेस और सरकार की भूमिका। जब भूमि अधिग्रहण का नया कानून बना था तब तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा था कि कॉरपोरेट सेक्टर को जमीन चाहिए तो सीधे किसान के पास जाए और खरीद ले।
लेकिन इंडिया स्पेन के हवाले से बताया गया है कि गोड्डा में अडानी के पावर प्लांट को लगाने में राज्य सरकार की भूमिका काफ़ी अहम रही है। 6 मई 2016 और अगस्त 2016 को अडानी ग्रुप ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखी। इसमें गोड्डा जिले के 10 गांवों से 2000 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने की मांग की गई। मई 2016 में ही झारखंड सरकार ने आदिवासी कानून में संशोधन किया था, जिसके मुताबिक आम जन के हितों को देखते हुए कमर्शियल इस्तेमाल के लिए आदिवासियों की जमीन खरीदी जा सकती है। इसके बाद मार्च 2017 में राज्य सरकार ने 6 गांवों से 917 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की बात कही, जिनमें संथाल आदिवासी बहुल माली, मोटिया, गंगटा, पटवा, सोनडीहा और गायघाट गांव शामिल थे। प्रशासन ने जब तक चारों गांवों में 519 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर लिया, लेकिन अधिग्रहण के नोटिस अगस्त 2018 में लैप्स कर गए, क्योंकि इस दौरान 2 गांवों से अधिग्रहण का काम पूरा नहीं हो पाया। अपनी रिपोर्ट में इंडिया स्पेन ने अडानी समूह के इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। बताया गया है कि इस प्लांट से पैदा होने वाली सारी बिजली अडानी समूह बांग्लादेश को बेच देगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।